Morning everyone. Now we are continuing to discuss about the chapter 4 of the geography of class 7. The topic is the major landform. इसके प्रीवियस क्लिप में आपको हमने द वर्क ऑफ रिवर के इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लिप में आगे की ओर हम आगे बढ़ें। द वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्री तरंगों की शक्तियों के बारे में, देयर इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सी वेव वाटर परफॉर्म्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क थ्रू द सी वेव्स। समुद्र का जो पानी है उसमें शक्तियाँ होती हैं, वो भी इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क करता है ना। ये जो है समुद्री तरंगों के माध्यम से, सी वेव्स के माध्यम से पॉसिबल होता है। इट इज़ आल्सो एडेड बाय द करंट, टाइड्स एंड स्टॉर्म ना। इसमें जो है जो समुद्र में जो कंटिन्यूअस धाराएँ मतलब होती हैं, मूवमेंट कंटिन्यू बना रहता है। एज ए रिवर ऑफ ओशियन को हम लोग करंट कहते हैं। टाइड्स जो है जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, जिसमें वाटर ऊपर और नीचे गिरता है। राइज एंड फॉल, महीने में ये कंडीशन 2 बार होती है। स्टॉर्म तूफान जो समुद्र में आए दिन आते रहते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले बात आते हैं द वर्क ऑफ सी वेव्स इज आल्सो नोन एज द मैरीन इरोजन एंड मैरीन डिपोजिशन ना। तो समुद्र में जो सी वाटर होता है उसमें जो है आपको बताया गया शक्तियाँ होती हैं। वो इरोजन आपको बारे में बताया गया था कि जिसमें कि मूवमेंट होता है। चट्टानें समुद्र के अंदर तरंगों के माध्यम से टूटती फूटती हैं और उसमें आगे की ओर गतिशीलता होती है, मूवमेंट होता है। हाँ, इसके अलावा मैरीन डिपोजिशन का मीन्स हुआ कि वो जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनका जमाव होता है, उस पर चर्चा करेंगे। इट इज़ कन्फाइंड टू ए नैरो बेल्ट अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज। द इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स आर गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म ना। समुद्री इलाकों में, कोस्टल एरियाज़ में बहुत सी ऐसे स्थलाकृतियाँ होती हैं जिनका फॉर्मेशन या तो इरोजन के थ्रू होता है या तो फिर डिपोजिशन के थ्रू होता है। इसमें जो है सी वेव्स का मतलब समुद्री तरंगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं कैसे। करें स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, जो सी वेव्स होती हैं वो बहुत ही ताकतवर होती हैं। डैशेज अगेंस्ट द कोस्ट एंड रिजॉल्व द ब्रेक डाउन टू द रॉक्स इनटू द फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि ये तरंगें कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, जिस कारण से वो कोस्ट के इलाकों में या कोस्टल इलाकों में जो चट्टानें होती हैं उस पर हमला करती हैं, अटैक करती हैं ना। उसको तोड़ती फोड़ती हैं, उनको ढीला करती हैं, उनको कमज़ोर करती हैं। ये सब जो है बाय द पावर ऑफ वाटर, ओशनिक वाटर द्वारा कंटिन्यूअस होता रहता है। मेनी लार्ज एंड स्मॉल क्रैक्स डेवलप्स ऑन द रॉकी सरफेस ना। जो समुद्री चट्टानें जो समुद्र के किनारे होती हैं उनमें कंटिन्यूअस इस प्रकार के अटैक के थ्रू जो है क्रैक्स देखे जा सकते हैं, तोड़ फोड़ देखे जा सकते हैं। ये सब हमको दिखाई पड़ेगा कोस्टल इलाकों में। इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम दीज क्रैक्स बिकम वाइड एंड फॉर्म ए लार्ज कैविटी एंड विद द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ सी केव्स दिस कैविटी डेवलप इनटू द सी केव्स ना। अब जो चट्टानें हैं उसमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों मटेरियल्स हैं ना। अब जब ओशन वाटर उस चट्टानों पे कंटिन्यूअस हमला करता है तो जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, जो सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, वो पानी के साथ घुल जाते हैं और वो बाहर की ओर निकल आते हैं, जिस कारण लंबे समय में वो इलाका एक हालो माने खोखला इलाके के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी मतलब इलाके में जो है अमूमन सी केव्स, जो समुद्री गुफाएं जो होती हैं देखी जा सकती हैं। अगर वाटर डाउनफॉल हो गया है तो ये कभी कभी चट्टानें जो है समुद्र से ऊपर भी हमको दिखाई पड़ती हैं। तो एक्चुअली में जो रॉक्स होती है वो सॉफ्ट हार्ड दोनों मटेरियल से मिलकर बनी होती है ना। पानी कंटिन्यूअस डैश कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, पानी लगातार लहरें जो है पानी की उस पर हमला कर रही है, जिस कारण से चट्टान टूटने फूटने के कगार पर होती है। और जो सॉल्युबल मटेरियल होता है वो पानी के साथ बह करके आगे निकल आता है और वहाँ पे केवल हालोनेस बची रहती है, जो कि सी केव के फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मतलब कारण होती है। व्हेन ए हेडलैंड प्रोजेक्ट इनटू द सी अटैक्ड बाय द सी वेव्स फ्रॉम द बोथ साइड, ए थ्रॉट पैसेज इज क्रिएटेड, सी आर्च when the roof
of the sea arch is further eroded, it collapsed, the pillars of the rocks are left standing to open water, these are called stacks। देखिए कभी कभी जो है चट्टान जो होती हैं, जो समुद्री लहरों के रास्ते में होती हैं ना, अगर वो अनइवन मटेरियल से बनी हुई हैं, सपोज करिए कि अगर वो हार्ड ना मटेरियल से बनी हुई हैं, तो जब लहरें चलती हैं तो उस पर कंटिन्यूअस हमला करती हैं, अटैक करती हैं चट्टानों पे, जिस कारण से जो है आप कह लीजिए कि वो जो चट्टान है वो समुद्र की चट्टानों से थोड़ा अलग हो जाती है। और दूसरी बात जो है, जो सॉल्युबल मटेरियल, जो सॉफ्ट मटेरियल उस चट्टान का है वो हट जाता है और एक तरह से ये पुल जैसा लगता है जिसके दोनों किनारों पे हार्ड चट्टान है और बीच में सॉफ्ट चट्टान जो है हट गई है। तो ये एक मतलब जो है पुल जैसी संरचना सदृश होती है, इसको हम लोग सी आर्च कहते हैं ना। और जब और कई सालों में कंटिन्यूअस अटैक होते रहते हैं ना, जो कोस्टल एरियाज वाला पिलर है अगर वो डिमोलिश हो जाए, वो गिर जाए या नष्ट हो जाए, तो एक खंबे नुमा आकृति जो है जो कि कोस्टल एरिया से दूर दिखती है, ऐसी आकृति को हम लोग स्टैक्स कहते हैं। स्टैक्स जो कि किसी समय में वो कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन समुद्री लहरों ने ना कई सालों में या कई सालों 100 सालों में बीच की चट्टान को तोड़ के अलग कर दिया, गिरा दिया, बहा ले गई ना। आज वो चट्टान एक खंबे नुमा आकृति में है, उसको हम लोग सी स्टैक्स कहते हैं। ए स्टीप वर्टिकल वॉल फेसिंग द सी इज कॉल्ड द सी क्लिफ ना। और कभी कभी समुद्री या कोस्टल इलाकों में एक खड़ी चट्टान जैसी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग सी क्लिफ भी कहते हैं, जो कि अमूमन जो है एकदम क्षैतिज दीवार के रूप में कोस्टल एरिया में हमको देखने को मिल जाती हैं, सी क्लिफ कहलाती हैं। द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स इज स्लो प्रोसेस। ये जो डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स होता है ये कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। बीचेज जो समुद्र के किनारे जो रेतीले मैदान होते हैं उसको हम लोग बीचेस कहते हैं। बीचेज आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड्स ना, मिट्टी के जमने के कारण उसमें जो है ना क्षेत्रीय इलाकों में अगर सैंड मिट्टी ये सब का जमा होता है, अमूमन समुद्र में बालू ज़्यादा होती है ना, तो ये जो लैंड फॉर्मेशन होता है समुद्री मैदान जैसी संरचना होती है, इसमें ग्रेवल्स, पेबल्स, पत्थर ये सब शामिल होते हैं। ऑन द शोर समुद्र के किनारे इनका जमाव हो जाता है। दे आर जनरली फॉर्म्ड व्हेन द सी इज काल्म एंड विंड आर लो वेलोसिटी। ये अमूमतः एक्टिव होते हैं जब समुद्र की लहरें शांत होती हैं और जो है हवा जो है लो वेलोसिटी कम स्पीड में बहती है। अमूमन जैसे मान लीजिए कि जो लो लैंड्स एरियाज होते हैं ना, जब समुद्री धाराएं आती हैं तो वो अपने पानी के साथ साथ बालू, कंकड़, पत्थर ये सब भी लाती हैं ना। और जब वो तरंगे वापस जाने लगती हैं तो पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन कोस्टल इलाकों में बालू, कंकड़, पत्थर जो है वो बचे रह जाते हैं और बहुत समय बाद जो है कई समय तक बीत जाने के बाद ये इलाके जो है सी बीचेस के रूप में आप कह लो कि जनरेट होते हैं, जाने जाते हैं। When the broken rock material are deposited on the sea floor near the coast, sandbars are formed. Sometimes the sea water is enclosed between the coastal and the sandbar areas. It then becomes the partially enclosed lake, which is called lagoon ना। और कभी कभी कोस्टल एरियाज़ के नियर अबाउट जो है गड्ढे या लो लैंड्स होती हैं, तो जब तूफान या कुछ मतलब जो है हलचलें होती हैं समुद्र में, तो तरंगों के माध्यम से समुद्री पानी जो है इन जो है गड्ढों में भर जाता है और ये गड्ढे जो है एक छोटी झील के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। इसको हम लोग लैगून कहते हैं। लैगून मतलब जो है एक छोटी झील होती है जो खारे पानी की होती है। और सैंड बार आपको बताया गया कि सैंड बार जो है लंबी पतली एक स्थाकृति होती है जो कोस्टल एरियाज़ के पैरेलल होती है ना, जिसके फॉर्मेशन में समुद्री लहरों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है ना। जब समुद्र से धाराएं या तरंगे आती हैं तो सिस्टम वही है जो कि बीचेस का फॉर्मेशन का होता है ना, तो कंकड़, पत्थर, बालू ना ये सब लाती हैं तरंगे ना, तो वापस जब जाने लगती है तो पानी वापस चला जाता है और ये एक पतली सकरी जो है बेल्ट के रूप में जनरेट होता है या ओरिजिनेट होता है। इसको हम लोग सैंड बार के रूप में जानते हैं।
अब आते हैं हम लोग वर्क ऑफ मूविंग आइस, जिसको हम लोग ग्लेशियर भी कहते हैं। देखिए, इसमें भी दोनों प्रक्रियाएं होंगी, एक इरोजनल और दूसरी डिपोजिशनल। चलिए आगे आते हैं। द स्नो विच फॉल इन द हाई एल्टीट्यूड टू द हाई लैटिट्यूड accumulate to the form snow fields. The snow fields are situated above the snow line ना। स्नो लाइन आप जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पे तापमान में कमी आने लगती है और एक स्टेज के बाद जो है आपको पानी नहीं मिलेगा बल्कि बर्फ़ ही मिलेगा ना। ऐसी स्टेज को, ऐसी ऊंचाई के ऊपर के एरियाज़ को स्नो लाइन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो आइस है और स्नो ना, दोनों में डिफरेंस होता है। आइस हार्ड होती है और जो ग्लेशियर होती है वो सॉफ्ट होती है। और कंपेरेटिवली जो है ये जो ग्लेशियर होते हैं, हाई एल्टीट्यूड टू द लो एल्टीट्यूड इनमें मूवमेंट होता है। एक्चुअली में इनका मूवमेंट बहुत ही लो या बहुत ही कम स्पीड में होता है, जिस कारण से मतलब जो है हम इनको मतलब जो है आप कह लो कि मूवमेंट लेस मान सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये एक बर्फीली नदी होती है जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड में मूवमेंट या मोशन होता है, नीचे की ओर गतिशीलता होती है। और इसके कारण से भी जो है इरोजन और डिपोजिशन जैसी क्रियाएं होती हैं। एक्चुअली में ये बर्फीली नदी होती है। ग्लेशियर जो है रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ स्नो ना, रिवर ऑफ स्नो हम कह सकते हैं। तो आगे आते हैं। द रिवर ऑफ स्नो एंड आइस विच मूव्स वेरी स्लोली, ये बहुत ही मतलब कम स्पीड में, बहुत धीमी गति में ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ग्लेशियर फ्लो आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड लाइक एनी अदर एजेंट्स। द वर्क ऑफ द ग्लेशियर इज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यहाँ पे भी जो है ग्लेशियर जो है चट्टानें जो रास्ते में पड़ती हैं ना, उनमें मतलब जो उन चट्टानों के ऊपर से जब ये ग्लेशियर बहता है तो उसमें इरोजन करता है, उसको तोड़ता फोड़ता हुआ चलता है। इसके अलावा वो जो रॉक्स मटेरियल होते हैं टूटे फूटे, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, आगे की ओर बढ़ाता है ना। इसके अलावा जो है उनका जो है डिपोजिशन ना, जहाँ आप कह लो ग्लेशियर पिघल जाती है वहाँ पे स्पीड वैसे भी कम रहती है, पानी आगे बढ़ जाता है और वो चट्टानी जो वो अपने साथ बहा के लाए रहते हैं उनको डिपोजिशन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इससे भी कई स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे। लाइक एनी एजेंट्स ऑफ वर्क ग्लेशियर इज इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। नदी, हवा ना, सी वेव्स के द्वारा जैसे प्रक्रियाएँ होती हैं, वही प्रक्रियाएँ जो हैं अब ग्लेशियर के द्वारा भी होती हैं। A glacier can modify and sometimes totally removed by the existing landform as substitute them with a new and distinctly different ones ना। और स्थलाकृतियाँ जो ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं वो पूरी तरह से नदी द्वारा स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से डिफर होती हैं ना। कैसे होती हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। करें कि प्योर आइस इटसेल्फ कैन नॉट मच वर्क, जो पूरी तरह से जो आइस है वो अच्छी तरह से इरोजन की एक्टिविटी नहीं कर पाती है। इसमें जो है आइस के साथ जो है कुछ पेबल्स या कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं जो एजेंट का काम करते हैं बर्फ़ के साथ मिलकर के। व्हेन द ग्लेशियर पासेस थ्रू द वैली, जब ये ग्लेशियर घाटियों से होकर आगे बहता है, रॉक फ्रेगमेंट्स, चट्टान के जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, फॉल इनटू द मूविंग आइस, इस आइस में गिर जाते हैं ना। चट्टान के छोटे मोटे टुकड़े जो है उनको वो आगे की ओर बहाती जाती है फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स, ऊपरी इलाकों से नीचे इलाकों में आते समय ना। इट आल्सो पिक अप द रॉक पीसेस फ्रॉम द वैली फ्लोर। दीज रॉक्स एट द टूल ऑफ इरोजन, ये जो चट्टान के टुकड़े होते हैं ना, ये एज ए इरोजन एजेंट के रूप में काम करते हैं और चट्टानों को जो है घिसते चलते हैं, चट्टानों को तोड़ते फोड़ते चलते हैं ना, आगे की ओर बहाते हुए चलते हैं। दीज रॉक्स रब अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द वैली फ्लोर। दिस क्रिएट्स द यू शेप वैली विद द फ्लोट बॉटम एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स। जो ग्लेशियर होते हैं वो यू शेप आकृतियाँ बनाते हैं, क्योंकि यू शेप आकृतियाँ इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। अगर फास्ट मूवमेंट होता तो वो वी शेप आकृतियाँ बनाते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर बहुत ही मूवमेंट जो है बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी गति से कारण होता है, जिस कारण से जो है ये ग्लेशियर जो है यू शेप्ड वैली बनाते हैं। और जो इनके साथ ग्लेशियर में या ग्लेशियर के साथ जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वो साइड ना, दोनों किनारों को इरोड करते हुए चलते हैं और हल्का फुल्का जो है बॉटम को भी इरोड करते हैं, घिसते हुए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। द ग्लेशियर carves out deep hollow along the slope of the mountain.
इट डेवलप्स एंड द आर्म चेयर लाइक डिप्रेशन कॉल्ड द सर्क्यू। ना जब ये आगे की ओर चलते हैं इरोजनल एक्टिविटी द्वारा जो है सर्क्यू का निर्माण होता है। एक्चुअली में ये एक आराम कुर्सी जैसी संरचना होती है, घरों में आराम कुर्सियाँ होती हैं ना, वैसी संरचना होती है जो कि इरोजनल वर्क के कारण ग्लेशियर के ओरिजिनेट होती हैं। व्हेन ग्लेशियर आइस इज मेल्ट, जब ग्लेशियर की आइस बर्फ पिघल जाती है, द डिप्रेशन इज फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द लेक, जो गड्ढे होते हैं उस इलाकों में वो ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी भर जाता है और वो एक छोटी झील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उस झील को हम लोग टार्न, TARN, दिस लेक इज कॉल्ड टार्न कहते हैं। टार्न माने स्मॉल लेक्स नियर द ग्लेशियर रीजन, small lakes near the glacier region. What is cirque? Cirque is a armchair-like structure, no, originated by the glacier in the mountainous areas. When the glacier start melting, जब glacier पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, no, this capacity to carry the loads of the reduce, तो पानी आगे की ओर बह जाता है, नीचे की ओर सरक आता है ना, जिस कारण से जो वो सेडिमेंट्स लाते हैं उनको वो आगे की ओर ट्रांसपोर्ट करने में उनको दिक्कतें होती हैं, मुश्किल होती है। दस रॉक्स मटेरियल आर डिपॉजिट्स ऑन द साइड्स, इस कारण से वो जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको अपने साइड्स में जमा करना इकट्ठा कर देते हैं ना, या अपने फ्लोर या तलहटी में जमा करना इकट्ठा कर देते हैं। ऑफ द वैली, वैली माने घाटियों में, जिस घाटियों से वो जाते हैं। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म द ग्लेशियर मोरेन, इसको हम लोग ग्लेशियर मोरेन कहते हैं, क्योंकि देखिए ग्लेशियर का पानी पिघल गया, ग्लेशियर का पानी जो टार्न में चला गया या नीचे की ओर आ गया ना, जिस कारण से मूवमेंट अब एक तरह से आपका तो रुक गया। तो जो चट्टानें या चट्टान के पार्ट्स, जो टुकड़े चट्टानों के जो अभी तक ग्लेशियर बहा के ले आया रहता है, उसको जो है अपने बॉटम या साइड्स में उसको इकट्ठा कर देता है और पानी बह के चलाता है। ऐसी कंडीशंस को मोरेन कहते हैं या ग्लेशियर मोरेन कहते हैं ना। ये तब होती है जब ग्लेशियर या आइस लगभग पिघल जाती है और अब मूवमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। आगे आते हैं, लास्ट पॉइंट है वर्क ऑफ विंड। देखिए विंड भी एक एक्टिव इरोजनल एलिमेंट है और बहुत से स्थापत्यों के डिपोजिशन के द्वारा उसका निर्माण, मतलब जो है निर्माण में विंड का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। विंड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन। हवा जो है बहुत ही तेज चलने वाली है, खासतौर पर डिजर्ट इलाकों में तो इसका असर बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव एजेंट्स है इन द ड्राई एरिया और द डिजर्ट एरिया। कौन? विंड। इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी की अनुपस्थिति में, रॉक फ्रेगमेंट लाइव लूज, चट्टानें पूरी तरह से जो है आप कह लो कि ड्राई होती हैं ना, वो लूज होती हैं। लूज माने उनके बीच में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें टाइटली बाउंड नहीं होती हैं ऑन द सर्फेस। मोर एवर द एब्सेंस ऑफ द वेजिटेशन इन द डिजर्ट एरियाज आल्सो इनेबल टू द विंड ब्लो फ्रीली। और डिजर्ट एरिया में वनस्पतियों या पेड़ पौधे जो होते हैं उनका लगभग एब्सेंस होती हैं, जिस कारण से जो है विंड बहुत ही इफेक्टिव हो जाती हैं ड्राई एंड डिजर्ट एरिया में। क्योंकि देखिए हम लोग के इलाके में जो है पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ें जो हैं इरोजन को एक तरह से उसकी स्पीड को कम कर देती हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टियों को टाइटली मतलब जो है बांधे रखती हैं, मतलब जो है जो हमारा सॉइल है, जो हमारी लैंड है, एक तरह से पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा जो है वो टाइटली फिक्स्ड होता है, जिस कारण से इरोजनल कंडीशन कंपेरेटिवली वीक होती है यहाँ पे। लेकिन ड्राई एरियाज में एब्सेंस ऑफ ट्रीज ना, पेड़ों की अनुपस्थिति के कारण जो है वहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और हवाओं में जानते हैं कि स्पीड भी होती है, दूर दूर तक कोई भी अवरोध या ब्रेकेज नहीं होता है, जिस कारण से ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैरीज विद द लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, जो तेज़ चलने वाली हवाएं हैं जब उड़ती हैं चलती हैं तो बहुत से धूल धक्कड़ या बालू को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। डस्ट पार्टिकल एंड ग्रेवल्स ना, डस्ट पार्टिकल वही धूल धक्कड़ के कण, बालू ना, ग्रेवल्स छोटे मोटे पत्थर को भी उड़ा ले जाती हैं। दीज लूजेस मटेरियल एक्ट ए टूल इन द इरोडिंग द रॉक्स। और ये जो सैंड, डस्ट पार्टिकल या ग्रेवल्स हैं, ये जो इरोजनल एजेंट के रूप में काम करते हैं। जब ये किसी चट्टानों से कंटिन्यूस टकराते हैं तो सामने वाली चट्टान भी जो है वो कहीं ना कहीं वीक होने लगती है, टूटने फूटने लगती है ना, कमज़ोर होने लगती है। द वर्क ऑफ विंड इज़ लिमिटेड टू ए फ्यू मीटर अबव। विंड का जो वर्किंग एरिया है, मतलब जहाँ वो इफेक्टिव होती है, वो कुछ मीटर तक ही फिक्स रहता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि विंड इज़ अनेबल टू कैरी ए रॉक पार्टिकल हाई अप टू द एयर। क्योंकि विंड जो है रॉक पार्टिकल्स को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में असमर्थ होती है ना, इसलिए कुछ लिमिटेड एरिया तक ही वो फिक्स होता है।
नियर द ग्राउंड, ज़मीन के समीप या पास में, इट्स वर्क स्लो, या इसका वर्क कम होता है, ड्यू टू द फ्रैक्शन माने घर्षण बल के कारण, विद द सरफेस, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो है फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन माने सरफेस से टकराएंगी ना, मकान है या पेड़ हैं ना, उनसे टकराएंगी, जिस कारण से उन विंड की जो स्पीड होती है, हवाओं की जो गति होती है, एक तरह से आप कह दो कि कम हो जाती है, मतलब जिस कारण से जो है वो इफेक्टिव ज़्यादा नहीं हो पाती है, वो कुछ मीटर ऊंचाइयों पे ही इफेक्टिव या कारगर होती है। Therefore, the ideal height about the 25 सेंटीमीटर to 75 सेंटीमीटर इज डाउन ना। ये मुख्य रूप से ज़्यादा एक्टिव जो है ज़मीन सतह से 25 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर के बीच में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ग्राउंड पे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ फ्रैक्शन होता है। ऊंचाई पे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो जो है सैंड, पेबल्स ना, या आप कह लो कि डस्ट पार्टिकल को ऊपर तक ऊंचाई तक ले जाने में वो अनेबल होती हैं। द विंड इरोडेड टू द लो पार्ट्स ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट्स। सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड ब्रॉड टॉप्स, दे आर कॉल्ड द मशरूम रॉक। देखिए मशरूम रॉक्स का जो निर्माण होता है ये तब होगा जब ऊपर जो हार्ड रॉक होगी ना, और उसके अगल बगल जो है सॉफ्ट रॉक होगी। तो ऐसी कंडीशंस में हवाएं उस चट्टानों पे कंटिन्यूअस अटैक करेंगी, हवाएं चलेंगी, जिस कारण से सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो इरोड हो जाएंगी ना, और हार्ड रॉक जो है एक छाते नुमा आकृति के रूप में स्थिर रहती हैं, बची रहती हैं, जो कि एक मशरूम जैसी आकृति को जनरेट करता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। ये छाते नुमा होता है। देखो ऊपर हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक पे विंड का असर कंपेरेटिवली कम होता है ना। नीचे साइड सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्ट रॉक जो है हवा की गति, हवा के घर्षण ना, हवा के अपर्दन द्वारा, इरोजन अपर्दन द्वारा जो है सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं वो इरोडेड हो जाती हैं ना, जिस कारण से मशरूम रॉक जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। द डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड स्टार्ट विंड, इनका डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट विंड का तब होता है जब हवा की स्पीड कम हो जाती है। द स्पीड ऑफ विंड डिक्लाइन और सम ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्रीज, बुशेज, फॉरेस्ट, बिल्डिंग etc। और हवा के डिक्लाइन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग कह लें कि रास्ते में पेड़ का पड़ना, झाड़ियों का पड़ना ना, या बिल्डिंगों का पड़ना, जंगलों का पड़ना ना, जिस कारण से हवा की स्पीड कम होगी। और जैसे ही हवा की स्पीड कम होगी उस स्टेज में हवा डिपोजिशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देती है। हवा की स्पीड तेज होगी तो वो इरोजन प्रक्रिया करेगी, हवा की स्पीड अगर कम होगी तो वो डिपोजिशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। कम इन दिस वे, उनके रास्ते में अगर ये सब पेड़ पौधे, जंगल, बिल्डिंग ये सब आते हैं तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी और वो डिपोजिशन कंडीशन को स्टार्ट कर देगी। करेंगे तब फाइन डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट्स एक्सटेंसली इज नोन एज लोसेस। जो रेत के बड़े बड़े मैदान दूर दूर तक होते हैं उसको हम लोग लोसेस कहते हैं, लोएस कहते हैं, लोएस ना, लोएस कहते हैं। इट इज़ पोरस एंड द रिवर का डीप वैली थ्रू आउट इट। द मोस्ट एक्सटेंसिव लोएस डिपॉजिट आर नॉर्थ चाइना। अगर आपको लोएस देखना है तो चाइना, उत्तरी चाइना में आप देख सकते हैं दूर दूर तक रेतीले मैदान दिखेंगे ना, लोएस, जिसको कि डिपोजिशनल वर्क द्वारा विंड के ये फॉर्मेशन का हुआ है। दो कोरस पार्टिकल आर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ हाइलॉक्स नोन एज सैंड ड्यून ना। आपको कभी कभी डिजर्ट के इलाकों में बालू की छोटे छोटे टीले दिखेंगे ना। इन टीलों का फॉर्मेशन भी जो है वो डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड के द्वारा होता है। इसको हम लोग सैंड ड्यून भी कहते हैं। एक्चुअली में ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं होते हैं। और इन सैंड ड्यून्स में मूवमेंट होता है। मूवमेंट माने ये मतलब जो है गति होती है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। इनमें मतलब जो है आप कह लो कि यहाँ है तो कुछ समय बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, गतिशीलता होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होते, ये परमानेंट एक जगह फिक्स नहीं होते हैं। ये ड्यू टू द स्पीड ऑफ विंड एंड देयर डिपोजिशन एक्टिविटी के कारण ये बनते बिगड़ते रहते हैं सैंड ड्यून्स। दे आर फॉर्म्ड व्हेन, ये तब बनते हैं देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द विंड, जब हवा के रास्ते में कोई अवरोध आ जाए, गति में उसकी कमी आ जाए। सैंड ड्यून्स वेरी इन हाइट फ्रॉम द फ्यू मीटर्स टू द सच एज द 300 मीटर। सैंड ड्यून्स ऊंचाई के आधार पर कुछ मीटर से लेकर के 300 मीटर तक ऊंचाई तक के हो सकते हैं। बालू के टीले कुछ मीटर ऊंचाई से लेकर के 300 मीटर तक की ऊंचाई तक ये हो सकते हैं। द विंडवर्ड स्लोप्स इज जेंटल, जिस दिशा से हवा चल रही है
उस हिसाब में ढाल बिल्कुल सामान्य होता है, हल्का ढाल होता है। वाइल द लीवर्ड साइड, जबकि हवा के दिशा के विपरीत दिशा में स्लोप इज स्टिप, बहुत ही खड़ा ढाल होता है। सैंड ड्यून्स आर जनरली फॉर्म्ड इन द ग्रुप्स, सैंड ड्यून्स अमूमन जो हैं वो ग्रुप्स में, समूह में देखे जा सकते हैं। सैंड ड्यून्स हैव टेंडेंसी टू माइग्रेट स्लोली, सैंड ड्यून्स में अभी आपको बताया गया गति होती है, मूवमेंट होता है, वो आगे की ओर या पीछे की ओर बढ़ते रहते हैं। इन डायरेक्शंस ऑफ विंड, ये डिपेंड करता है कि हवा किस दिशा से किस दिशा में चल रही है। विंड कैन बी हार्मफुल एज एग्रीकल्चरल फील्ड, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड फॉरेस्ट कैन बी बरीड अंडर द सैंड कवर ना। और अगर हवाएं जो हैं एग्रीकल्चरल फील्ड की ओर चलेंगी तो ये रेत या सैंड ड्यून्स जो है खेती वाली ज़मीनों के अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेगिस्तान इलाके जहाँ ख़त्म होते हैं उसके बगल में जंगल या पेड़ या बाग लगाए जाते हैं, जिससे कि डिज़र्ट आगे की ओर ना बढ़ सके, जिससे कि आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो वेस्ट ना हो। इसलिए कहा जाता है कि रेगिस्तानी इलाकों के समीप जो है अधिकांश तौर पे घने और पेड़ ना बाग बगीचे लगाने चाहिए, जिससे कि रेत जो है या जो डिज़र्ट एरिया है वो मतलब आगे की ओर ना बढ़े, वो जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको अपने कंट्रोल में ना रखे। तो ये देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। ओके।